नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज पढ़ते हैं हम 6th क्लास के बच्चों एसएसटी की बुक। ठीक है, तो एसएसटी में पहला चैप्टर होगा, आपका सामने दिखाई दे रहा है कि 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यानी हमने जो करे हैं वो क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे हम, यानी पेर्सन जो होते हैं किताब में पहले चैप्टर में, उसके हिसाब से हम पूरी बुक को कवर कर लेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका ये, यानी इतिहास एक परिचय। इतिहास एक परिचय नहीं जानते हैं, नॉर्मल छोटे बच्चे क्लास 6 है। आप इतना समझो कि इतिहास जो है पुरानी चीजों के बारे में एक जानने की इच्छा होती है ना। तो पुरानी चीजों की जानने की वास्तविकता, उनकी जानकारी इतिहास कहलाती है। और इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ लेते हैं। 3 भाग कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्य युग, प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। तो प्राचीन युग में हम कह सकते हैं सीखने का युग। आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, लोहे का यूज करना सीखा, घर बनाने सीखे। तो उसी से रिलेटेड आज का पहला चैप्टर आपका। दूसरा मध्य युग कहते हैं आस्था के युग को। तीसरा तर्क का युग बोले तो आधुनिक युग, जब मुगल शासन का पतन हो चुका था तब शुरुआत हुई थी आधुनिक युग की। यानी लोगों ने आस्था से ऊपर उठकर कब, क्यों, कैसे, कहां, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करा था। और वही आदत आज भी है। अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति कुछ पूछता है तो हमारा पहला ऑप्शन आता है क्यों। उससे पहले क्यों नहीं लगता था, मान मर्यादा थी, हर चीज का सम्मान था ना आस्था के युग में। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर सीखने के युग के साथ। इतिहास एक परिचय, चैप्टर नंबर 1, क्लास 6, आर.एन.एस.पी. इंटर कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पढ़ते हैं इतिहास एक परिचय। यानी इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो देखने को मिलती है वो 2 शब्द हैं, एक तो हिस्टोरिको और एक हिस्टोरिया। तो हिस्टोरियो और हिस्टोरिका पढ़ते हैं हम। यानी इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्टोरिया शब्द कैसा शब्द था? लेटिन भाषा का। यानी जो हिस्टोरियो शब्द है वो लेटिन भाषा का एक शब्द है जिससे इतिहास की उत्पत्ति मानी जाती है। सर हमने तो एक किताब में पढ़ा था हिस्टोरिको, बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। हिस्टोरिको एक ग्रीक शब्द है जिससे इतिहास की उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर? यानी इतिहास शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो हिस्टोरियो। और इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? वो है आपका हिस्टोरिको। तो हिस्टोरिको से जब उत्पत्ति हुई इतिहास शब्द की, वो है आपका ग्रीक शब्द। और लेटिन शब्द क्या होगा? आपका हिस्टोरिया। क्लियर? आगे चलते हैं। इतिहास का अर्थ क्या है? क्या है इतिहास? जो पुरानी चीजें हैं उनके बारे में वास्तविक जानकारी होना या पता करना इतिहास कहलाता है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहते हैं? जब मानव की शुरुआत हुई होगी तो उसे क्या कहते हैं? हमारे YouTube चैनल आर.एन.एस.पी. इंटर कॉलेज में एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मानव को दिखाया गया किस तरीके से उसने विकास किया है। तो मानव का जब विकास हुआ तो शुरू से जो प्रारंभिक युग था उसे कहते थे पाषाण युग। दूसरी भाषा में बोले तो प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते थे बच्चों? प्राग ऐतिहासिक काल। तो ये क्वेश्चन था आपका, मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण युग। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं अलग हट चुका हूं, आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर? चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? मतलब इतिहास को हमने अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। मैंने आपको पहले ही बताया था कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, अच्छी बात है। वो 3 कौन कौन से अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो 3 थे आपके, प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। प्राचीन युग मतलब सीखने का युग, मध्य युग आस्था का युग, आधुनिक युग तर्क का युग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐतिहासिक काल के 3 युग है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन युग का समय है 3000 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से 3000 साल पहले तक प्राचीन युग था।
क्लियर, चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद मध्य युग का समय क्या है? मध्य युग का 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जो आता है वो मध्य युग आता है। अब इस मध्य युग को भी हमने दो भागों में बांट लिया बच्चों। दो भाग कौन कौन से थे? एक तो 8 से 13 का पूर्व मध्य युग, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने बांट लिए से 13 से 18 तक, 5 साल इधर 8 से 13 और 5 साल इधर 13 से 18, उसे कहा हमने उत्तर मध्य युग। तो मध्य युग को मेरे प्यारे बच्चों दो भागों में बांट लिया गया, पहला पूर्व मध्य युग और उत्तर मध्य युग। चलते हैं अब नेक्स्ट। उसके बाद आपका आधुनिक युग का समय है 19वीं सदी से अब तक। आधुनिक युग का समय क्या है? 19वीं सदी से अब तक का समय आधुनिक युग बोले तो तर्क का युग। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद इतिहासकारों ने दीर्घ समय को मापने के लिए किसके जन्म को केंद्र बिंदु माना? तो ईसा मसीह। ईसा मसीह को केंद्र बिंदु माना था, उसके जन्म से पहले, उसके जन्म के बाद। जन्म से पहले की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों BC का यूज करते हो, जन्म के बाद की बात करें तो प्यारे बच्चों AD की बात करते हैं। क्लियर, BC और AD। उसके बाद ईसा मसीह के पूर्व के समय को इतिहासकार ने क्या कहा था? ईसा पूर्व कहा था BC। ये गलत हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी ज्यादा लग गया तो BC कहा था। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह पूर्व। उसके बाद में ईसा मसीह की मृत्यु के बाद को क्या कहा गया था? AD क्या कहा गया था प्यारे बच्चों? क्या कहा गया था? AD कहा गया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, अच्छे से याद करने लिखने अच्छे से। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाष्य के किस शब्द को अनिश्चित तिथियों के लिए प्रयोग किया जाता? सिरका। सिरका भी एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, यानी जिसका अनिश्चित मृत्यु से पहले, मृत्यु से बाद की अनिश्चित तिथि के लिए यूज किया जाता है, वो वर्ड क्या है? सिरका। मेरे प्यारे बच्चों, ये सिरका गन्ने वाला सिरका नहीं है, ये एक तिथि है जो अनिश्चित होती है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? सिरका। ठीक है। किसी देश की भौतिक दशाएं किस किस को प्रभावित करती हैं? तो वहां की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि के द्वारा उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को प्रभावित करती है। क्लियर, आगे चलते हैं। भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? भारत को भौगोलिक प्रदेश में अगर आप अपनी बुक की बात कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, तो आपकी बुक में दे रखा है 4, लेकिन हम कितने पढ़ेंगे? 5। 5 कौन कौन से हैं आपका? ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर पड़ता है हिमालय, हिमालय के जस्ट नीचे जो आएंगे पड़ेगा आपका मैदान, मैदान से नीचे आएंगे तो आपका प्रायद्वीपीय पठार पड़ जाएगा, है ना। उसके बाद में दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पड़ जाएगा, मरुस्थल पड़ जाएंगे, है ना। तो इसमें रखा आपका हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान छूट गया था हमसे, और एक मरुस्थल, तटीय मैदान और मरुस्थल। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन सारे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो भारत के उत्तर वैसा मैदान, विशाल मैदान का निर्माण जो हुआ था, जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र कहा गया, उसे क्या कहा गया? दोआब का क्षेत्र। तो यानी जल के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है अपने साथ, उसके इकट्ठा होने से हुआ। क्लियर। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 मुख्य नदी पाई जाती है भारत के अंदर, यानी एक तरफ ब्रह्मपुत्र, बीच में गंगा, इधर सिंधु नदी, जो कि आज की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो उन सभी ने क्या किया? उत्तर विशाल मैदान का निर्माण किया। आगे चलते हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? नॉर्मल सी बात है, हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है प्यारे बच्चों? हिमालय से। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती हैं। आगे, भारत की रक्षा सेवा कितना, अच्छा, भारत की रक्षा कौन करता है? थोड़ी सी मिस्टेक हो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। जो आपका हिमालय मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भारत का एक रक्षक का काम करता है, रक्षा करता है ना। जैसे आपको चलेगा मुगल काल, मुगल काल में शायद एक व्यक्ति है तुगलक, मोहम्मद तुगलक, है ना।
उसके बारे में पढ़ेंगे ना, जो बहुत अच्छे से रिकॉल करा दूं आपको इसको। तो भारत की रक्षा कौन करता है? हिमालय इन भारत की रक्षा करता है, ठीक है, हिमालय। जब भारत के उत्तर में हड़प्पा संस्कृति फली, ये खाली हो गया, कोई मिस्टेक हो गई है ना, फली फूली, तो तब ये क्षेत्र क्या कहलाता था? तो तब कहलाता था आर्यविरत। यानी जब भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी तो उस समय इस क्षेत्र को क्या कहते थे, इस प्रदेश को क्या कहते थे? आर्यावर्त। क्लियर? आर्यावर्त। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विंध्य की श्रेणी से लेकर दूर दक्षिण तक किसका विस्तार है? दक्कन के पठार का विस्तार है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र जैसे प्रायद्वीप पठार हुआ और दक्कन का पठार हुआ, तुम्हारा उत्तर का मैदान हुआ, हिमालय हुआ ना, ये सब चीजें, तटीय क्षेत्र हुए, तो दक्कन का पठार। भारत का दक्षिणी हिस्सा किसके कारण आक्रमणकारियों के समक्ष भौतिक बाधा प्रस्तुत करता है? दक्षिण का हिस्सा, उत्तर का नहीं, उत्तर का तो उत्तर हिमालय अपना, दक्षिण की बात चली तो दक्कन का पठार। भारत के किस हिस्से में द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ? तो भारत के जो किस हिस्से में हुआ था? दक्षिण भाग में। किस हिस्से में हुआ था द्रविड़ संस्कृति का विकास? दक्षिण भाग में। क्लियर? चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट, जिन प्राचीन वस्तुओं, विचारों, स्तंभ आदि से अतीत के बारे में पता चलता उन्हें क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। वे सारी चीजें जिनसे हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। और जिनसे हमें पढ़कर पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उन्हें कहते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्रोत के दो प्रकार कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? धार्मिक स्रोत हुए, लौकिक स्रोत हुए, विदेशियों का वृत्तांत, यानी जो चीजें लिखी हुई होती हैं, चाहे ग्रंथ हो, वेद हो, कुछ पुराण हो, साहित्य लिखा हुआ हो, कोई पुरानी बुक हो, वो सारे साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत में पुरातत्व शास्त्र है, राज्य देश है, शिलालेख है, स्मारक है ना, ये किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। भारत का भूगोल, यानी किताबों की बात आ जाती है, भारत का भूगोल जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों? टोलमी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टोलमी। जबकि भारत का भूगोल टोलमी ने लिखी थी, लेकिन भूगोल के पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पहली वीडियो पढ़ी हुई है आपके अपने यूट्यूब चैनल अदाना क्लास फौजीवाला सेंटर पर। ठीक है, तो भूगोल का, भारत का भूगोल के लेखक कौन है? टोलमी। पुराने समय में हाथ से किस पर लिखते थे? ताम्र पन्नों पर लिखते थे मेरे प्यारे बच्चों। पुराने समय में जो लिखा करते थे वो लिखते थे ताम्र पन्नों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन है। हर्षवर्धन जो था, जो व्यक्ति था, उसके बारे में जो वर्णन है वो हर्ष चरित्र में है। किसमें? हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद प्रारंभिक आर्यों के धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का पता चलता ऋग्वेद से। यानी जो प्रारंभिक आर्य लोग थे उनके बारे में किसमें पता चलता है? ऋग्वेद में पता चलता है। महाकाव्यों में सबसे महत्वपूर्ण है रामायण और महाभारत। महाकाव्यों में सबसे महत्वपूर्ण है रामायण और महाभारत है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार बौद्ध संघों के नियम तथा बौद्ध दर्शन में निहित हैं। वो है त्रिपिटक में। किसमें? यानी महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक विचार हैं वो किसमें दिखाए गए, दर्शाए गए, पाए जाते हैं? वो है आपका त्रिपिटक। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जातक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियां मिलती हैं वो किसमें मिलती हैं बेटा? जातक में मिलती है। आगे चलते हैं। श्रीलंका के महावंश तथा दीपवंश किसके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं? वो डालते हैं बेटा भारत के पे। किसके पे डालते हैं? भारत। किसमें ग्रीक राजा सिनांडर
तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक संवाद हैं, वो है भिलिंद पदों में। किसमें? भिलिंद पदों में बेटा। महाभारत किसने लिखा? महाभारत लिखा था पतंजलि ने। किसने लिखा बेटा? पतंजलि ने। लेकिन ये महाभारत नहीं था, महाभाष्य है। क्या बेटा? महाभारत नहीं बेटा, क्या? महाभाष्य। मिस्टेक हो गई टाइपिंग से, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है मिस्टेक, सभी से होती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो महाभारत की जगह क्या है? महाभाष्य। तो महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? अष्ट अध्याय के लेखक है बेटा पाणिनि। कौन है? अष्ट अध्याय जो किताब लिखी थी वो लिखी थी पाणिनि ने। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी बेटा? विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस। आगे चलते हैं। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है बेटा? सोमदेव कथा सरित सागर के लेखक हैं, रचेता हैं। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। ठीक है बेटा, किताब में काफी अच्छी है क्षेमेंद्र की, सोमदेव, सागदत्त, पाणिनि, ना अष्टाध्यायी, अच्छे से याद करना है। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य बेटा। कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन? आपके कौटिल्य। विष्णुगुप्त बहुत फेमस बंदा, बहुत माइंडेड बंदा था ना, तो कौन था वो? कौटिल्य। कौटिल्य आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य कहानी है सारी, है ना, बहुत तगड़े माइंडेड बंदे थे। नीति शास्त्र के लेखक हैं कामदिक। कौन है? नीति शास्त्र के लेखक कौन है? कामदिक। मालविकी अग्निमित्रम के लेखक हैं, मालविकी अग्निमित्रम लिखी थी कालिदास ने। किसने लिखी थी बेटा? मालविकी अग्निमित्रम किसने लिखी थी? कालिदास ने। ठीक है। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। 10 कुमार चरित्र जो किताब लिखी थी, जो रचेता है इसके, वो कौन है? आपके दंडी हैं। कौन बेटा? दंडी। मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छ कटिकम के लेखक कौन? आपके शूद्रक हैं। ठीक है। विक्रमदेव चरित किसने लिखी थी? बिलहन ने लिखी थी। विक्रमदेव चरित के रचयिता कौन है? बिलहन। आगे, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी बेटा, है ना। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के जो लेखक हैं वो कौन है? 3 नाटक थे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये तीनों नाटक किसने लिखे थे? हर्षवर्धन ने लिखे थे बेटा। किसने लिखे थे? हर्षवर्धन ने। आगे चलते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है बेटा? कलहन। आगे, फायान, वेन सांग और इत्स्यांग यात्री किस देश के? तो 3 यात्री जो इतिहास में ज्यादातर फेमस हुए, फायान, इत्सिंग और ये वेनसांग, ये सारे कहाँ के थे? तीनों चीन के थे। किसके थे बेटा? चीन देश के थे, है ना, जो भारत के पड़ोसी देश भी है। तहकीक हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी ने एक किताब ने जो रचना करी थी वो तहकीक हिंद की करी थी बेटा, है ना, याद रखना आपको। मार्को पोलो यात्री था वेनिस। यानी मार्को पोलो का जिक्र काफी बार सुनते हैं हम, तो वो कहाँ का यात्री था ना? कहाँ का था? वेनिस का यात्री हुआ करता था मार्को पोलो। आगे चलते हैं बेटा। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। जो क्वेश्चन सबसे पहले होना चाहिए था, जो एक जिज्ञासा होती है ना, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, वो कौन था? हेरोडोटस। जैसे कि भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज। ठीक है बेटा, हेरोडोटस। पत्थर स्तंभ तथा ताम्र पन्नों पर उत्कीर्ण शाही आदेश क्या कहलाता था? राज्य देश कहलाता बेटा। राज्य पात्रो है, राज ताम्र पन्नो होना चाहिए था ना, कोई मिस्टेक हो रही है, कोई आगे से सुधार करेंगे। ताम्र पन्नो है ना, तो क्या कहलाता बेटा? राज्य देश कहलाता था वो, ये राजा का आदेश। शिलालेख का अध्ययन कहलाता है, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता? एपिग्राफी कहलाता है बेटा, है ना, एपिग्राफी कहलाता शिलालेखों का अध्ययन।
दस्तावेज लिखने वाली भाषाओं का विज्ञान क्या कहलाता है? फिलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फिलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। मुद्रा शास्त्र यानी जिसके अंदर हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है बेटा? न्यूमिस्मेटिक्स। ऐसे लेख जो हस्तलिखित हैं क्या कहलाते हैं? हस्तलिपि कहलाते हैं। ऐसे लेख जो हाथ से लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? हस्तलिपि। उसके बाद शिलालेख हैं। शिलालेख, दो शिलालेख दे रखे हैं आपके पहले चैप्टर में, हाथी गुम्फा और जूनागढ़, दो शिलालेख दे रखे हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद स्मारक है सांची का स्तूप। क्या है? स्मारक है सांची का स्तूप। तो बेटा अच्छे से मेहनत करनी, कुछ मिस्टेक हो सकती हैं उन्हें इग्नोर करते हो। आपको जो चाहिए सिर्फ वो सीखना आपको, है ना, मिस्टेक पे नहीं जाना। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।